हेलो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि नीट 2023 का रिजल्ट आ चुका है और इस बार जो कट ऑफ है हल्का सा हाई गया है। मैंने कहा कि कम से कम 5 नंबर का फर्क होगा। और जैसा आप देखे थे कि रैंकिंग जो पिछले साल ऑलमोस्ट 600 पे 20,000 था, वो ऑलमोस्ट 26-27 हजार चला गया है। लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सीट भी बढ़ी है। क्योंकि नीट 2023 में जो एडमिशन्स होंगे, काउंसलिंग होंगे, उसमें कुछ सीटें बढ़ी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 25-26 हजार तक जिनका रैंक है ऑल इंडिया, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS मिल जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद है। तो सभी बच्चों को बड़ा धैर्य रखना है, काउंसलिंग करना है, और इस प्रयास में यदि आप सफल नहीं हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल की यह तैयारी ऐसी है, इतना कट ऑफ हाई जा रहा है, इतनी जबरदस्त फाइटिंग है कि इसमें 1-2 चांस यदि आपका लग भी जाता है तो उसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसा बच्चों आपने रिजल्ट देखा कि हायर मार्क्स पे भी, जैसे 715 मार्क्स आउट ऑफ 720 पे 19 बच्चे हैं, ऐसा तो किसी एग्जाम में नहीं होता है ना। तो दिनों दिन चीजें जो है, जो कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में सभी बच्चों को धैर्य रखना, पूरे पेशेंस के साथ पढ़ाई करना, ठीक है, अपनी कमजोरी को पहचानना, उसको दूर करना, और मेन है मोटिवेटेड रहना। 1 ईयर का टाइम है, उसे मोटिवेटेड रहना है। इसी मोटिवेशन के क्रम में JRS ट्यूटोरियल, जो वाराणसी, पूर्वांचल और जो आपका यूपी बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कि कुछ बच्चों से हम आपको इंटरेक्ट कराएंगे, और वो जो अपनी तैयारी में किस तरह का उन्होंने पैटर्न रखा, या किस तरह मोटिवेटेड रहे, या JRS ट्यूटोरियल जो कोचिंग है बनारस का JRS, वो उनको किस तरह मदद किया, इन बातों पे बात करेंगे। और मुझे लगता है कि इनसे आपको फायदा मिलेगा, और कुछ भी फायदा यदि आपका होता है तो हम लोग का मेहनत ये जो है सफल माना जाएगा। तो हमारे साथ हैं प्रशांत यादव, जो इसी साल 12th किया है, और इसका 720 में 705 मार्क्स हैं, OBC में 25 रैंक हैं ऑल इंडिया। तो इसको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, जो कि अल्टीमेट एम है। अब 705 पे ऑलमोस्ट 100 बच्चे हैं, तो विद 100 भी हैं 705 पे, और 150 भी है 705 पे। तो उससे आप सबको एक जैसा ही माना जाएगा। और मेरा तो मानना है कि जिन बच्चों का 700 है या 720 है, उनके कैलिबर में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और क्या आप नंबर प्राप्त अभी किए हो, यदि आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो आप लीजिए, वहां जो मेहनत करोगे वही आपका असली जो प्रैक्टिकल आने वाला जीवन होगा वो काम देगा। क्योंकि ये स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, इसके आगे फिर लंबी लड़ाई है। मेडिकल की पढ़ाई काफी लंबी होती है, तो लोग एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, उसी से पीछे नहीं हटना है। मैं प्रशांत का इंट्रोडक्शन करा दूं। प्रशांत यादव है, और ये बलिया का रहने वाला है, और हम इनसे इनफॉर्मल बात करते हैं, ये अपने बारे में खुद ही बताएंगे। प्रशांत, कंग्रेचुलेशन फॉर सेक्यूरिंग 705 मार्क्स। इट्स नॉट इजी, इट इज वेरी इंस्पायरिंग। और ये बच्चे बताओ कि तुमने क्लास 12th कब पास किया? सर 12th के साथ ही नीट निकला है, तो इसी ईयर। हाँ, 12th ये इसी साल पास किया है। तू कहाँ के रहने वाले हो? होम टाउन तो मेरा बलिया ही है। 8 तक बलिया से ही पढ़ाई की है। 9th 10th में 9th से वाराणसी में ज्वाइन किया। 9th से 12th तक सब फिर वाराणसी से ही कंटिन्यू रहा। तो मेनली तुम गांव के रहने वाले हो? यस सर। और पिताजी क्या करते हैं? पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, जो 6 to 8 एंड यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें टीचर। कहाँ पे? बलिया में ही। हमारा जहाँ गांव है, गांव के बगल में स्कूल है, वहाँ पे। अच्छा, गांव में ही, गांव के बगल में ही टीचर हैं। पोस्टिंग। तो आप जैसे देख रहे हो कि पूरा ग्रामीण परिवेश का है, ये रहा है।
और क्लास 8 तक की इसकी पढ़ाई भी गांव के पास के ही स्कूल्स में हुए, है ना। तो तुमने क्लास 9 में ये CHS ज्वाइन किया, यस सर। जो BHU का सेंटर हिंदी स्कूल यस है। सर। और क्या तुमने 9-10 वही फ्री फाउंडेशन ज्वाइन किया था? ये सर JRS में हम 9th के एंड से ही है, तो 9th में हमने जुलाई में ज्वाइन किया था और JRS हमने अप्रोक्सीमेटली नवंबर-दिसंबर से ज्वाइन कर लिया था। तो 9th का एंड और 10th कंप्लीट इट वाज फ्रॉम JRS और 11th-12th भी फिर यहीं से कंप्लीट। अच्छा, तुमने 11-12 JRS से किया, है ना। और ये हमारे B35 जो प्रोग्राम है उसका स्टूडेंट रहा है। तो B35 प्रोग्राम है जो 10th के बाद बच्चे आ जाते हैं हमारे यहाँ। उसमें उसके थ्रू बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनकी काफी मदद होती है, फूडिंग, लॉजिंग, स्कूल की फी भी फ्री है। ऐसी सुविधा इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है कि जो अपना B35 प्रोग्राम है, खास करके उन बच्चों के लिए जो उतने इकोनॉमिकली जो है सो वेल ऑफ नहीं है, किस तरह मदद कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं हैं तो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पहली बात लिमिटेड होने वाली है। लेकिन अगेन अगर आप यहाँ होते हैं तो जो नॉर्थ इंडिया या यूपी और बिहार का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ की फैकल्टी से आप इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ से तैयारी करेंगे, तो सडनली आपको वो अपने गांव से उठा के जो ऑल इंडिया लेवल की तैयारी होती है नीट और जो जेई की, वहां पे ले आकर अगर ये रख देता है, अगर आपको ये गांव के स्कूल से उठा के यहाँ पहुंचा देता है, तो अगेन और फूडिंग एंड लॉजिंग गोइंग टू बी फ्री और स्कूलिंग भी गोइंग टू बी फ्री। तो अभी हमारे भी बैच में या हमारे जूनियर बैच में भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो एकदम गांव से उठ के और यहाँ ऑल इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां से उठ के यहाँ पहुंच पाना अपॉर्चुनिटीज का अचानक से एक भंडार लग गया। प्रशांत, हम ये जानना चाहेंगे तुम्हारी जो जर्नी रही है ना, तुमने अपने पढ़ाई को किस तरह प्लान किया, और जो JRS ट्यूटोरियल्स है नेचुरली बहुत 94 से है, और यहाँ जो डिफरेंट फैकल्टीज हैं वो किस तरह तुमको मदद किए, उनकी क्या कैलिबर रही है ना, और जो डिफरेंट टीचर्स हैं वो कितना तुमसे अटैच रहे हैं, क्या रहे हैं। मैं पूरी अपनी यही सफलता की जो पढ़ाई की यात्रा है 10th के बाद की, वो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। 10th के बाद से पहले स्टार्ट हम थोड़ा पहले से कर लेते हैं। तो हम यहाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, तो जब यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी तो आई वेंट की हमें कोई आइडिया नहीं था एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम में कंपटीशन क्या होने वाला है। बट व्हेन आई ज्वाइंड हियर तो कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों की क्लास के बाद ही आप एक्सपोज हो जाते हैं उस ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम के लिए, जहां आपके साथ 20 लाख 25 लाख बच्चे होते हैं। आपको बेसिक आइडिया मिलना शुरू हो जाता है और आप एटलीस्ट कंफर्म हो जाते हैं कि आपको किस साइड जाना है, आपका कैलिबर क्या है, आप कितना कर सकते हैं। आप इन मतलब 9th और 10th खत्म होते होते हमें पता चल गया था कि व्हाट कैन आई डू, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम पहुंच कहां कर सकते हैं। तो अगेन 10th यहाँ से करने के बाद द डिसीजन वाज वेरी क्लियर कि वी हैव टू बी कंटिन्यू, हमें यहीं से कंटिन्यू करना है। तो जो नीट का जो एग्जाम है, अगेन कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, 20 से 25 लाख बच्चे, अब इस बार तो 25 लाख पहुंच जाएगा। एग्जाम का जो डिमांड है वो है कि आईक्यू जो रिक्वायर्ड होता है एग्जाम के लिए, वो उस आईक्यू की रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई है। एट द एंड वही चीज डिटरमाइन करेगी आपका लेबर, आपने कितना आवर्स पुट किया, इंस्टेड ऑफ आपका मेंटल स्टेट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना आवर्स पुट कर रहे हैं अपनी जर्नी में। तो अगेन जब हमने 11th में स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग की एनर्जी ऑब्वियसली बहुत हाई होती है। तो स्टार्टिंग के डेज में तो जो सपोर्ट मिला और जो हमारी भी एनर्जी थी बहुत एम्पलीफाई की टाइम के साथ। 11th एंड आते आते आपको काफी कंफर्ट जोन में होने लगते हैं, आपको पता लगने लगता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। व्हेन आई स्टार्टेड, हमारा मोटिव ये था कि हमें एंड अप करना है किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। 6 महीने बीता, जब आपकी तैयारी थोड़ी और स्ट्रांग हुई, जब आपको जो रिक्वायर्ड सपोर्ट और सिस्टम चाहिए था जो मिला, जब आप अच्छा स्कोर करने लगे, तो आप मैं पर्सनली आई फील्ड कि 6 महीने बाद हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं। हम मेडिकल कॉलेज से जो यूपी के अच्छे मेडिकल कॉलेज है उनकी तरफ अपनी जर्नी आगे बढ़ा चुके हैं। लेकिन अगेन जब आप उससे आगे बढ़े, जब आपने अपने आप को और स्ट्रांग किया, आप अपने आप को प्रूव डल रहे, आप अपनी हैबिट्स और मोटिवेशन के साथ कंसिस्टेंट रहे, तो वो आपका जो अपने आप से एक्सपेक्टेशन था वो बढ़ा।
यू अगेन मूव कि हम और अच्छा कर सकते हैं। और व्हेन यू शेयर विथ योर टीचर्स की सर हमें क्या अभी लग रहा है अपने आप के बारे में, और वो जो सपोर्ट आपको मिलता है यहाँ से, द सपोर्ट आई गेट इन द सिलेबस। तो सिलेबस में एग्जाम का डिमांड है, जो जैसा भी ट्रेंड रहा है उस सिलेबस के हिसाब से हमें तैयार करना, नॉट ओनली इन द सिलेबस बट आउट ऑफ द सिलेबस जो रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की, जो कंसिस्टेंट मोटिवेशन रिक्वायर होता है 2 साल की जर्नी में या 1 साल की जर्नी में अगर आप हैं, तो जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, आपको इंटरेक्ट करके टीचर से और बैच से इंटरेक्ट करके आपको एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जाती है। ऑल इंडिया में पैन इंडिया जो तैयारी होती है, आपको वो तैयारी यहाँ पे मिल जाएगी बिना अपने घर से बहुत ज्यादा दूर जाए। तो मेरे लिए पर्सनली ये डिसीजन यही था कि एक तो 9 से कंटिन्यू करना, और एक और रीजन ये था कि हमें अपने घर से बहुत दूर नहीं जाना था। यूपी बिहार के जो बच्चे हैं वो 1000 किलोमीटर चल के जाए अपने पेरेंट्स से इतना दूर, और कोई भी कंडीशन क्रिएट हो उसे फेस करना हार्डर हो जाता है। तो ये डिसीजन, क्योंकि हम 9th-10th में देख चुके थे कि क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या कैलिबर है यहाँ के टीचर का, वो हमें कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, और ये बात आपके पिछले साल के रिजल्ट से भी क्लियर हो जाती है। इफ यू सी कि यहाँ के बच्चे एम्स दिल्ली जब आप तैयारी करते हैं उससे पहले एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद जैसे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं यहाँ से तैयारी करके, तो आपका जो विश्वास होता है वो और स्ट्रांग होते जाता है। आपको लगने लगता है कि दे कैन डू तो हम भी कर सकते हैं। तो फाइनली वो 11th-12th में कंटिन्यूड रहा, एंडेड अप विथ लास्ट डे तक सपोर्ट रहा, इवन एग्जाम के लास्ट नाइट तक सपोर्ट रहा, एग्जाम से आधे घंटे पहले तक, एग्जाम के बाद तक, और अभी भी है। फाइनली एंडेड विथ स्कोर ऑफ 705 एंड रैंक 146 इन ओपन रैंक एंड कैटेगरी रैंक 25। तो बच्चों, जैसे आपने प्रशांत की बात सुनी है ना, तो इससे आपको मोटिवेट होना है कि कंसिस्टेंसी मस्ट है, और जो आईक्यू की रिक्वायरमेंट है मेडिकल में वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, जस्ट लाइक जेईई एडवांस। यदि आप एवरेज आईक्यू के लिए हैं और नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा देते हैं, है ना, तो ये आपको काफी मदद करेगा। प्रशांत, हम ये जानना चाहेंगे कि जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री खास करके, वो एनसीईआरटी रिलेटेड कितने हैं? क्योंकि बहुत लोग एनसीईआरटी से डेविएट करते हैं बायो और केमिस्ट्री में, है ना। मेरा तो मानना है कि बिल्कुल नहीं डेविएट करना चाहिए। हाँ, फिजिक्स की थोड़ी सी पढ़ाई अलग है क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग अलग है। ये जो सब्जेक्ट वाला है और बुक का सिलेक्शंस है, उसमें थोड़ा सा तुम कुछ बोल सकते हो? अगेन, अगर कोई आपको अचानक से पूछे कि आपको नीट में इन द सिलेबस आपको एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आएंगे, अगर अचानक से पूछा जाए तो आई विल आंसर कि 200 क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। बट अगेन सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिफर करेगा। 200 में से आपको अगेन बायो से स्टार्ट करें तो बायो इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। इससे 4 साल पहले का ट्रेंड ये था कि 87+3, 86+4 ऐसा रेशियो रहता था। 86 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से डील करेंगे, 4 क्वेश्चन के लिए आपको बाहर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन पिछले 3-4 साल का ट्रेंड ये है कि 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। आपको एनसीईआरटी की एक लाइन समझनी है, सिंगल स्टेटमेंट दैट डिफाइन की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बायो में अगर देखें तो एवरीथिंग दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन अ वे और अदर। वो कभी भी पूछा जा सकता है, और एग्जाम हाई स्कोरिंग चूंकि हो गया है तो आप एफर्ट नहीं कर सकते एक भी क्वेश्चन यूज करना। तो बायो एनसीईआरटी की एक लाइन आपको रेडी होनी चाहिए, फ्रॉम मेन टेक्स्ट टू समरी तक। आपको एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है, उसके पीछे का मोटिव क्या है पॉइंट करने का, वो पता होना चाहिए। थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज कुछ टॉपिक्स में रिक्वायर्ड होती है, जैसे जेनेटिक्स वगैरह जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा आपको समझना है, वहां थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज ले सकते हैं, थोड़ा साइड बाय साइड, ताकि आपको एनसीईआरटी का कंटेंट समझ में आने लगे। अदरवाइज पूरे कंटेंट बायो के लिए आप कंप्लीटली रिलाई कीजिए एनसीईआरटी पे, पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। केमिस्ट्री में 3 पार्ट जो फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इज अगेन बायो, अगेन लाइक बायो इट इज एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक बायो में तो ट्रेंड रहा है कि पिछले 4 सालों से में बाहर से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इनऑर्गेनिक में आप देखेंगे पिछले 8 से 10 सालों में एनसीईआरटी से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं है। इनऑर्गेनिक में बायो से भी ज्यादा और बायो जितना आपको कंसिस्टेंट रहना होगा एनसीईआरटी के साथ। एनसीईआरटी पे स्टिक कीजिए, एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में दिया होता है उसके एक वर्ड को चेंज करके वो लोग पूछेंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या सिंगल वही एनसीईआरटी की लाइन है
और काइंड ऑफ याद करना है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा समझना है, बट रहना एनसीईआरटी पे ही है। ऑर्गेनिक फिर से हम एनसीईआरटी पे जाएंगे, नोट्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उनको समझने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा समझना और थोड़ा सा याद करने का कॉम्बिनेशन होता है। आपको समझना थोड़ा होता है, याद भी करना होता है। ये बात आपको माननी ही पड़ेगी कि एग्जाम में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आप सिर्फ समझ के काम नहीं चला सकते। तो ऑर्गेनिक बिट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आपको थोड़ा समझना है और ज्यादा याद करना है। फिर से देखें तो एनसीईआरटी ही मेन फोकस है, सिलेक्शन लेना है तो आपको अगेन एनसीईआरटी पे स्टिक करना है। सारे क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी से आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में भी फिर आप एनसीईआरटी पे स्टिक करेंगे। बट अगेन फिजिकल एंड फिजिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, दोनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस और थोड़ा सा साइड बाय साइड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वो सेक्शन है जहां आपको याद नहीं करना है, ये वो सेक्शन है जहां आपको समझना ज्यादा है, जहां आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। सिंपल सी बात है, आप चैप्टर पढ़िए, 400 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन हर चैप्टर से आप लगाएंगे तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम रेडी होंगे आप। फिजिकल एंड फिजिक्स आपको क्वेश्चन लगाना, इट्स लाइक कि आप अगर 100 क्वेश्चन लगाते हैं किसी टॉपिक में तो आप मेन एग्जाम में 5 नंबर ऐड कर रहे हैं। मेंटालिटी ये होनी चाहिए इन दोनों टॉपिक्स में। तो फिजिकल समझना है, फिजिक्स भी सिमिलर है, समझना ही है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा एनसीईआरटी कम इंपॉर्टेंट हो जाती है इन सेक्शंस में, लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट कि एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मार लीजिए, क्योंकि एग्जाम का जो ऑरा है ये है कि आपको क्वेश्चन एक भी गलत करना है, एफर्ट नहीं करना है। मेंटालिटी यही होनी चाहिए। इसके लिए अगर एनसीईआरटी के किसी टेक में एक अजीब सा पॉइंट दिया है, वहां से भी अगर क्वेश्चन आया तो आपको एफर्ट नहीं करना है, तो फाइनली आप नोट्स पे रिलाई करेंगे फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में। बट एक बार सरसरी रीडिंग होनी चाहिए एनसीईआरटी की। जो वियर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक अजीब सा बहुत थर्मोडायनेमिक्स में भी फॉर्मूला मिल जाता है, या इलास्टिसिटी में एक अजीब सा फॉर्मूला मिल जाता है, तो आप उन सारे फॉर्मूले को कवर करने के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अदरवाइज नोट्स पे रिलाई कीजिए एंड प्रैक्टिस, दैट्स ऑल इन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे आप देख रहे हैं, बच्चे ने बताया कि, और बात ये सही भी है कि फिजिक्स में तो चीजें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, उसके लिए थोड़ा साइड बुक्स में भी जा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट हो जाता है जो टीचर जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं वो यदि कॉम्पिटेंट है तो उनके नोट्स पे भी ऑलमोस्ट लोग रिलाई करते हैं और होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे अपने से करें या जो अच्छे जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो कंसेप्चुलाइज कर दें कॉन्सेप्ट को। और साथ ही एक पॉइंट हम ऐड करना चाहते हैं, जो सॉल्व एग्जाम्पल और अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में, और सॉल्व क्वेश्चंस जो है फिजिक्स में एनसीईआरटी से, उसको जरूर तैयार करते हैं। केमिस्ट्री में सॉल्व अनसॉल्व दोनों, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, वही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी होल्ड करेगा। और फिजिक्स में सारे अनसॉल्व तो नहीं करते हैं, उनके सब उस कैलिबर क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, कुछ सॉल्व, और टीचर्स यदि आपको सेलेक्ट कर देते हैं कुछ अनसॉल्व तो उनको आप करें। और फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं जैसे मॉडर्न फिजिक्स हुआ और ऑप्टिक्स हुआ, इस थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, उस समय थोड़ा रीडिंग देना जरूरी है। और जो क्लास 12th की किताब है फिजिक्स में वो भी काफी इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी का, उसको रीड करें। और कुछ उसमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो और किसी किताब में नहीं है, वो खास करके क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में है, उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन लूज नहीं कर सकते, है ना। जब एक एक नंबर पे, एक सेम नंबर पे जब 100 रैंक का डिफर करता है, यू कैन नॉट टेक द रिस्क। और कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे को आपको यूनिफॉर्मली पढ़ने होंगे, मेहनत करने होंगे, मोटिवेटेड रहने होंगे। और हमें लगता है कि प्रशांत ने जो बात कही है, मेहनत करना, इस पर आप ध्यान रखेंगे, है ना, तो आपको फायदा होगा। प्रशांत, एक क्वेश्चन थोड़ा बायस्ड हो जाता है, लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि जेआरएस की जो फैकल्टीज हैं जो पढ़ाते हैं, वो किस तरह तुम्हारी एकेडमिकली हेल्प की, इसमें कुछ प्रकाश डालो। एकेडमिकली जो एग्जाम का ट्रेंड है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। या तो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जो कि 0.0001% होते हैं, या वही लोग हैं जो अपने आप पे रिलाई कर सकते हैं। मैं नहीं था जो रिलाई कर पाया कभी। तो बेटर होगा आप अपने टीचर्स पे रिलाई करें जो 40 साल से पूरे ट्रेंड को देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं जो 40 साल 35 साल और
जहाँ सर स्पेशली 40+ ईयर से पढ़ा रहे हैं, या ओपी सर या बॉटनी में द्विवेदी सर थे। ये इतने सीनियर टीचर हैं कि इन्होंने पूरा ट्रांजिशन देखा है कि वो AIPMT से नीट से लेके आज के नीट में क्या चेंज आया है। तो जो कंप्लीट चेंज आया है उस चेंज को डिटेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। फाइनली आपको सर पे ही रिलाई करना होगा, अपने टीचर्स पे ही रिलाई करना। मैंने रिलाई किया एंड यू सी द रिजल्ट्स की क्या है हमारे पास। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई रिमेम्बर कि जब पहली क्लास हुई थी सर की, उसी दिन जो हम आज बात कर रहे हैं कुछ ऐसा ही बात हम उस दिन भी कर रहे थे। थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा कैसे सिलेबस लेना है, क्या बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। तो पहले ही दिन से आखिरी दिन तक फिजिक्स में जहां सर अगेन जो और भी हमारे टीचर हैं, गोपेंद्र सर, विमल सर, वो इतना एक्सपीरियंस लेके आपके साथ आते हैं कि आप उन पे फेथ करेंगे या ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे तो विल एंड अप विद अमेजिंग रिजल्ट्स। आप देख भी रहे हैं इस बार का रिजल्ट। आप फाइनली जो एक बात जरूर क्लियर करना चाहेंगे कि एंड तक जिसने क्लास किया, जिन्होंने टीचर्स पे रिलाई किया, टीचर्स पे हमेशा फेथ रखा, टिल द लास्ट डेट उनका रिजल्ट देखने को मिला। और फेथ रखने से आपका आधा काम आसान हो जाता है कहीं ना कहीं। मैंने फेथ किया, मेरे पीयर्स ने फेथ किया, मेरे साथ के जितने थे सबने फेथ किया। दे एंडेड अप विद एक्सीलेंट मेडिकल कॉलेज। तो फिजिक्स में वेट झा सर एंड गोपेंद्र सर एंड विमल सर, अगेन इट गोज इन केमिस्ट्री, ओपी सर 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आपको क्लासरूम में जो आप कितना भी एक्सप्लोर कर लें उस एक्सपीरियंस को आप बीट कभी नहीं कर पाएंगे। आपको रिलाई करना ही होगा अपने टीचर्स पे। मैंने किया, सबने किया। फिजिक्स में फिजिक्स टू केमिस्ट्री वेट ओपी सर एंड देन जो हमारे टीचर्स हैं तिवारी सर एंड संदीप सर एंड पाठक सर, ऑल भी ऐसे टीचर्स हैं जो जिन्होंने ना सिर्फ प्रोड्यूस किया है रैंक, जिन पे मेरा फेथ रहा है, सबका फेथ रहा है, और वो आपको ऐसे गाइड करेंगे कि आप एंड करेंगे 100% एक्सीलेंट। मैंने पर्सनली क्लासेस नहीं छोड़ी, एंड तक नहीं छोड़ी, और रिजल्ट दिखा ना, क्योंकि फाइनली हमारा जो फेथ था वो हमें ले आया इस जगह पे। तो एक अर्ज मेरे साइड से यही है कि अपने टीचर्स पे फेथ कीजिए। वो एंड करा गया एक फाइनल रिजल्ट्स के साथ। बी इट हियर, यहाँ की बात करें, यहाँ के जो टीचर्स हैं, आप, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, हमारे साथ के सबका ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ वो सारे टीचर्स हैं जिन पे आप कंप्लीट फेथ रख सकते हैं। आप उन पे पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो अपने 40 साल और 30 साल के एक्सपीरियंस पे कह रहे हैं। तो आप अपने आप को उनके साथ 1 to 1 रखेंगे तो आप इनहेंस करेंगे अपनी प्रिपरेशन को। अगेन बायो में जो फैकल्टीज हमारे पांडे सर एंड द्विवेदी सर एंड सिन्हा सर, वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं। इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, खुद उतना सीखने के बाद जब आपके सामने आते हैं, तो वो 40 साल का एक्सपीरियंस आपको 1 घंटे की क्लास में अगर आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो उससे बेनिफिशियल आपके लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि ये चीज आप पर्सनली गेन नहीं कर सकते कहीं से। आपको रिलाई करना ही है और यू एंड अप विद एक्सीलेंट रिजल्ट। कीप फेथ इन योर टीचर्स। आई डिड, सबने ही किया और सबने एक्सीलेंट रिजल्ट्स के साथ एंड किया। इन्हीं बातों से हम एंड करते हैं और इस सीरीज को हम जारी रखेंगे जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। थैंक यू।